नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर बूंदी से आपको बता दें, कुम्हार को आयकर विभाग का नोटिस 10 करोड़ जमा करने का नोटिस जमा हुआ है। साल 2020 और 21 के दौरान 10.61 करोड़ के लेन देन में शामिल। मिट्टी के बर्तन बनाकर आजीविका चलाता है कुम्हार। मामले को लेकर कुम्हार की सफाई, लेन देन से मेरा कोई संबंध नहीं, मेरी पहचान का गलत इस्तेमाल हुआ है। कुम्हार ने साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। झालीजी की बाराना गांव का ये मामला बताया जा रहा है। हमारे साथ सहयोगी सलीम अली लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। सलीम, आपसे जानना चाहेंगे, कुम्हार को जो नोटिस आयकर विभाग की तरफ से जारी किया गया है, क्या ये पूरा मामला है? इसको लेकर कुम्हार की तरफ से क्या सफाई दी गई है? बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूं, ये बूंदी जिले के झालीजी का बराना गांव निवासी विष्णु प्रजापत है। ये मटका बनाने का काम करता है और इसका जीवन यापन भी इसी माध्यम से किया जाता है। लेकिन मार्च माह की क्लोजिंग में इसे आयकर विभाग द्वारा 10 करोड़ रुपए का नोटिस दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि आपके पैन कार्ड से जो है एक जीएसटी नंबर बनाया गया और जीएसटी नंबर से जो एक कंपनी खोली गई और मुंबई में वह डायमंड का एक बड़ा बिजनेस करती है और उस के माध्यम से उसने जो है जीएसटी की चोरी की है और करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है और उसका इनकम टैक्स यहाँ पर जमा नहीं करवाया गया है, जिसके बदले जो है आपको 10 करोड़ रुपए का नोटिस दिया गया है। यानी जो इनकम टैक्स चोरी किया गया है वो 10 करोड़ रुपए का है, तो आपको 10 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है इनकम टैक्स भरना होगा। जैसे ही किसान के पास जो है ये नोटिस पहुंचा तो किसान की जो है पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मटका बनाता है, कभी उसने जिंदगी में 10 करोड़ देखे नहीं। ऐसे में उसके आसपास के लोगों से उन्होंने मिलकर जो है पुलिस थाने में इसकी शिकायत दी। बूंदी साइबर थाने में जो है परिवाद दिया है। परिवाद पर जो है साइबर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं आपको बता दूं कि जो मटका मजदूर है वो बूंदी इनकम टैक्स विभाग में भी गया तो वहां पर भी उसे अधिकारियों द्वारा को संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि ये पूरा मामला मुंबई इलाके से जुड़ा हुआ है। अधिकारियों से हमारी बात हुई तो अधिकारी का कहना है कि जो जीएसटी जिस जगह पर बनाई गई और जहां पर इस कंपनी को बनाया गया वो फोड़कर्ता मुंबई के रहने वाले हैं। उन्होंने एक भूमिका ट्रेनिंग नाम की एक बड़ी कंपनी बनाई और करीब करोड़ रुपए का वहां पर ट्रांजेक्शन किया गया। वर्तमान में ये कंपनी चालू भी है। ऐसे में अधिकारी और लगातार ट्रैकिंग करने पे लगे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और दोषियों को यहाँ पर जो है कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो पीड़ित है वो भी यही मांग कर रहा है कि आखिरकार उनका पैन कार्ड यूज कर लिया गया फ्रॉडो द्वारा और उन पर जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। वो 10 करोड़ रुपए का भरण पोषण करने लायक नहीं है। सरकार से भी उसने जो है दखल की यहाँ पर मांग की है। जी शिवानी। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, नकली सर्फ एक्सेल और माहेश्वरी चाय बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी हुई है। विश्वकर्मा औद्योगिक इलाके में गणगौर सिटी में कार्रवाई की गई है। मौके से 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मौके से 6 डाई, 54 पैकिंग रोल, 2600 किलो नकली पाउडर जब्त हुआ है। सैकड़ों पैकेट नकली सामान बरामद हुआ है। जयपुर पुलिस की स्पेशल टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस गिरोह के नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। हमारे सहयोगी वीरेंद्र शेखावत इस खबर पर जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जो फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है, नकली सर्फ एक्सेल और माहेश्वरी चाय बनाने की फैक्ट्री है, कैसे ये सफलता मिली है और अब तक की कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट आपके पास? आपको बताना चाहूँगा कि जो राजधानी जयपुर में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, विश्वकर्मा एरिया, वहाँ पर जो है इसी तरीके से जो है एक कार्रवाई देखने को मिली है, जिसके अंदर सर्फ एक्सेल के जो नकली जो ब्रांड का जो कह सकते हैं कि जो पाउडर होता है वो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि एक फैक्ट्री के अंदर बनाया जा रहा था और इसी को लेकर जो है पुलिस ने कार्रवाई की है। इसके अलावा अगर बात की जाए, लगभग जो कह सकते हैं कि 2600 किलो के करीब जो है नकली वॉशिंग पाउडर है वो जब्त किया गया है। इसके अलावा 6 डाई है वो भी जब्त की गई है और 54 पैकिंग रोल हैं वो यहाँ पर जो है पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आम जीवन के अंदर आप देखेंगे कि लोगों के द्वारा जो सर्फ होता है वो आम जीवन के अंदर यूज़ किया जाता है, लेकिन जब उस सर्फ को हाथ के माध्यम से जब पानी के अंदर घोला जाता है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि
कि स्किन डिजीज जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, और इसी वजह से जो है इस तरीके के जो पाउडर होते हैं या फिर नकली जो वॉशिंग पाउडर होते हैं उनके इस्तेमाल से ये बीमारियों में बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरे ऑपरेशन के अंदर, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो जयपुर पश्चिम के जो उपायुक्त है, पुलिस उपायुक्त अमिता दयाल के द्वारा जो है ये कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, यानी कुल मिलाकर पुलिस को पहले से सूचना थी और उस सूचना के आधार पे ही जो है पुलिस ने ये रेड मारी, और इस रेड के अंदर जो है 2600 किलो के करीब जो है नकली वॉशिंग पाउडर है वो जब्त किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वॉशिंग पाउडर के अलावा जो माहेश्वरी जो चाय आती है राजस्थान के अंदर, जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है, और उस चाय के नकली जो कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हैं, चाहे आप चाय पत्ती की बात कीजिए या अन्य जो प्रोडक्ट होते हैं, उनका जो कह सकते हैं कि यहाँ पर नकली पैकिंग के अंदर जो है मार्केट के अंदर जो है बेची जा रही थी, और इसीलिए जो कह सकते हैं कि जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस, उसको सूचना मिली थी और उसी सूचना के आधार पे जो है ये कार्रवाई की गई है, और इस कार्रवाई के अंदर लगभग 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, तो 7 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है और जानकारी ये भी है कि सैकड़ों पैकेट नकली सामान यहां पर बरामद किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से आगे की कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी दी गई है? गिरफ्तार लोगों से क्या पूछताछ में कोई अन्य खुलासे हुए? कितने लोग इसमें और शामिल बताए जा रहे हैं? देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उन 7 लोगों से पुलिस के द्वारा जो है पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी जो जब पुलिस के द्वारा जब ये कार्रवाई की गई, उस दरमियान आपने देखा कि 2600 किलो के करीब जो है नकली सर्फ एक्सेल जो जी और आईटीसी के द्वारा संचालित किया जाता है, और उस ब्रांड का अगर नकली प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जाता है, और इसी को लेकर जो है पुलिस के द्वारा जो है कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए यहाँ पर जो है कितना माल यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर खपाया गया, कहाँ ये इस तरीके का जो नकली सर्फ एक्सेल है वो बेचा गया है या फिर भेजा गया है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर खपत हो रही है, इन तमाम सवालों के जवाब है वो पुलिस के द्वारा ढूंढे जा रहे हैं। और संबंधित जो कंपनी है उसके भी प्रतिनिधियों से बातचीत की जा रही है कि अगर मान लीजिए अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर नकली ब्रांड का अगर बेचता है तो क्या प्रोडक्ट के अंदर उनको कितना नुकसान हुआ या फिर क्या, इन तमाम पहलुओं को लेकर भी पुलिस है वो जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से चाहे सर्फ एक्सेल की बात कीजिए या फिर आप देखिए कि जो माहेश्वरी चाय आती है उसकी बात कीजिए, इन दोनों ही जो ब्रांड है अपने आप में राजस्थान के अंदर काफ़ी, अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध ब्रांडों में से आती है, और उनके अगर प्रोडक्ट मार्केट के अंदर नकली बेचे जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनका जो मार्केट के अंदर जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं उससे कम होती है, और लोगों के अंदर भी ये सवाल उठता है कि कहीं ये चाय पत्ती है या फिर जो वॉशिंग पाउडर है वो नकली तो नहीं। इन तमाम चीज़ों को वजह से जो है आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। राज्य सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार की सभी 33 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम से बाहर कर दिया है। इसमें पेंशन योजनाएं, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, विदेशों में प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। गहलोत सरकार की एक भी योजना को मौजूदा सरकार ने फ्लैगशिप की कैटेगरी में नहीं रखा है, और बीजेपी सरकार ने गहलोत राज की योजनाओं की जगह खुद की 26 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल कर दिया। इन पर फोकस करने का फैसला किया है। फ्लैगशिप प्रोग्राम से बाहर हुई योजनाओं की सीमाओं पर सीएमओ स्तर पर उस तरह की मॉनिटरिंग नहीं होगी जिस तरह पहले हुआ करती थी। कांग्रेस सरकार इन योजनाओं को अब प्राथमिकता की सूची से बाहर माना जा रहा है। फ्लैगशिप कार्यक्रम में घोषित योजनाओं पर सरकार खास जोर देती है। उन योजनाओं पर मुख्यमंत्री से लेकर प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। अगर कहीं कोई गैप नजर आता है तो तुरंत समाधान हो जाता है। इन योजनाओं में जिलेवार कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ, कितना काम हुआ, कितना बाकी है, इसे लेकर सरकार का एक पूरा प्रोफार्मा बनाकर भेजना होता है, जिसे लेकर अफसर इन स्कीम्स का ग्राउंड पर जाकर निरीक्षण करते हैं और योजनाओं की तरफ से विभाग से अलग इन स्कीम्स को लेकर कलेक्टरों से फीडबैक लिया जाता है। हर महीने सीएम तक रिपोर्ट जाती है और सीएमओ हर स्कीम के बारे में लगातार अपडेट लेते रहता है। जोधपुर जलदाय विभाग को पिछले 7 दिनों से बह रहे पानी को बंद करने में सफलता मिली है। लोहे की बॉल और मिट्टी के कट्टे डालकर नाले को बंद किया गया है। 7 दिनों में लाखों लीटर पानी बह गया है। लोगों के खेत में
से पानी को निकालने का काम किया जा रहा है। लीकेज के चलते सिद्धनाथ रोड के आसपास के जंगलों और एक फार्म हाउस में घुटनों तक पानी भर चुका है। तो 7 दिनों बाद लीकेज का ये मामला। देर रात जलदाय विभाग को सफलता मिली है। 7 दिन बाद लीकेज को बंद किया गया है। लोहे की बॉल और मिट्टी के कट्टे डालकर इसे बंद किया गया है। पाइपलाइन को ठीक करने में जुटे कर्मचारी पिछले 7 दिनों में लाखों लीटर पानी बहा। इलाके के कई जगहों पर जल भराव हुआ था। अब खेत से पानी को रिस्टोर किया जाएगा। निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत अब प्राइवेट स्कूल 5 साल तक स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं बदल सकेंगे। इतना ही नहीं, स्कूल मैनेजमेंट पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पर किसी खास जगह से ही यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने का दबाव नहीं बना पाएंगे। अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ पेरेंट्स लगातार शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद अब ये नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी कर प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों को शिक्षा विभाग की गाइडलाइंस का 100% पालन करने का आदेश दिया है। खबर दौसा से है। ज्ञानदेव आहूजा का मंदिर में गंगा जल छिड़कने का मामला शांत होता नहीं दिख रहा। दौसा विधायक डीसी बैरवा ने इस मामले पर बयान दिया और कहा कि ऐसे सनातनियों के खिलाफ मैं हमेशा रहूंगा। अब चाहे मेरा राजनीतिक नुकसान हो या मेरे सामाजिक नुकसान हो, मैं ऐसे लोगों के खिलाफ था, हूं और रहूंगा। इस दौरान डीसी बैरवा ने खुद को सनातनी हिंदू बताया। इसके साथ ही डीसी बैरवा भजन लाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहे कि मैं तो उनको धन्यवाद दे रहा हूं कि वो हमारा कोई काम नहीं कर रहे हैं। 4 साल बाद हम सरकार बनाएंगे। मैं तो उस चीज़ के खिलाफ आज भी हूँ। मंदिर मेरे मन में है, मंदिर मेरे घर में है, मंदिर मेरे गांव में है, मंदिर मेरे तन में मेरे मंदिर है। मैं हिंदू हूँ। लेकिन आज इस जो लोग बात करते हैं सनातन की, जो लोग बात करते हैं उनको मेरा एक जवाब है। आप सनातन की बात करने वालों, दलितों को मंदिर में बुलाया जा रहा है। दलितों को मंदिर के जाने के बाद आप लोगों ने गंगा जल का छिड़काव कर रहे हो, आप लोग सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हो। दलित एक जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पक्ष के अलावा विपक्ष का एक नेता है, उसके बारे में ऐसी ऐसी टिप्पणियां की जा रही है जो गंगा जल से उसको छिड़काव मार रहे हो और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हो। ये काहे का जनतंत्र है? ये सनातन मैं मानता हूँ ये लोग जो सनातन की बात कर रहे हैं ना, बल्कि ये सनातन के को खिलाफ है ये लोग। भरतपुर में राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ देने के लिए फर्जी आवेदन का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पारो देवी नाम की महिला ने राजस्थान मुख्यमंत्री आवास दुर्घटना बीमा आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए। पारो देवी ने अपने पति किशोरी लाल सैनी की मृत्यु के बाद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था, जिसमें उन्होंने पीएमआर और मर्ग रिपोर्ट जमा किए थे। विभाग को इन दस्तावेजों पर संदेह हुआ और जांच के बाद पता चला कि ये दस्तावेज फर्जी थे। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की शिकायत पर आवेदक के खिलाफ वैर थाने में मामला दर्ज किया गया है। संयुक्त निदेशक गौरव कुमार ने बताया कि किशोरी लाल सैनी की पत्नी पारो देवी ने वैर थाने में 19 नवंबर 2024 को मर्ग रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि दुर्घटना में उनके पति की मौत 18 नवंबर 2024 को हुई है। जब मर्ग रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि इस नाम से थाने में कोई मर्ग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। वहीं फर्जी दस्तावेजों में ई मित्र संचालक की लिप्तता होने की भी शक है। इस मामले में मुख्यालय से प्राप्त दिशा निर्देशों व एसपी महोदय के निर्देशन पर इसमें एफआईआर दर्ज कर दी गई है। वैर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस प्रकरण में मर्ग रिपोर्ट, फर्जी मर्ग रिपोर्ट और फर्जी पीएमआर के आधार पर मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में दावा लेने के लिए, दावा राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था। तो मुख्यालय के स्तर पर इसमें गड़बड़ी की आशंका पर इसको निरस्त कर दिया गया था दावे को, और इसमें कोई भुगतान नहीं किया गया। और इसके बाद जब जांच करी तो इसमें दस्तावेज फर्जी पाए गए और इस आधार पर इसमें एफआईआर दर्ज कराई गई। भीषण सड़क हादसे में 5 लोग जख्मी। श्रीगंगानगर के पदमपुर श्रीकरणपुर मार्ग पर हादसा हुआ है। डेलवा के पास ट्रैक्टर और कार में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को पदमपुर सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 2 गंभीर रूप से घायलों को श्रीगंगानगर रेफर किया गया है।
अजमेर के जॉनसनगंज के अजमेर उदयपुर रूट पर मंगलवार देर रात को बड़ा हादसा टल गया, जहां रेलवे क्रॉसिंग का फाटक अचानक तकनीकी खराबी की वजह से टूटकर नीचे गिर गया। इस दौरान ट्रेन गुजरने से पहले एक रेलवे कर्मचारी फाटक को हाथ से थाम कर खड़ा रहा। स्थानीय लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और फाटक की मरम्मत का काम शुरू किया गया। खबर सीकर से, जहां सिकरी पुलिस ने साइबर ठगों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 ठगों को गिरफ्तार किया है। साइबर पोर्टल शिकायत के आधार पर पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर गुलपाड़ा टोल टैक्स के पास 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी महंगी बाइकों को सस्ते दामों में बेचने के नाम पर ऑनलाइन ठगी का काम करते थे। आरोपी ठग फर्जी अकाउंट्स में एडवांस के नाम पर पैसे डलवाते और इसके बाद डिलीवरी के नाम पर फिर पैसे वसूलते थे। आरोपी चोरी के मोबाइल में फर्जी सिम डालकर ठगी करते थे। पुलिस ने ठगों के पास से 4 मोबाइल फोन और 2 फर्जी सिम जब्त की है। जानकारी के मुताबिक ठग पिछले 8 महीने से करीब 80 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। जालौर से खबर आपको बता दें, स्कूली छात्रा से गैंगरेप का मामला। दोनों आरोपियों ने को 24 घंटे के अंदर हिरासत में लिया गया। आरोपी महाराष्ट्र गुजरात सीमा से गिरफ्तार हुए। वारदात में इस्तेमाल कार को जब्त किया गया। बागोड़ा में 13 साल की स्कूली छात्रा को अगवा कर गैंगरेप किया गया। एक नाबालिग बच्ची को स्कूल जाते हुए रास्ते में उसको अपहृत किया और अपहृत करने के बाद उसमें 2 लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस को सूचना मिलते ही हमारे एडिशनल एसपी साहब मोटाराम जी, एसएचओ बिशनगढ़, सीओ भीनमाल अनुराज जी और कुमाराम जी ने अलग अलग टीमें गठित की। मुलजिमों की तलाश के लिए महाराष्ट्र गुजरात टीमें भेजी। आज मुलजिम को दाऊद खां और रफ़ीक खां नाम के मुलजिम को हमने गिरफ्तार किया गया है और इसका अनुसंधान सीओ भीनमाल द्वारा किया जा रहा है। सीकर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर पलसाना के सामोता के पास बस स्टैंड के पास देर रात एक कार और कैंपर गाड़ी के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और उनमें सवार कुल 8 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक कैंपर गाड़ी असंतुलित होकर डिवाइडर से टकराकर दूसरी ओर से आ रही कार से जा टकराई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। हादसे की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मदद के लिए पहुंचे। सभी घायलों को तुरंत हाईवे एम्बुलेंस की मदद से पलसाना के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद 5 गंभीर घायलों को पलसाना से सीकर के एसके अस्पताल रेफर कर दिया। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कृषि उपज मंडी और सब्जी मंडी में बीती रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर तांडव मचाया। चोरों ने दोनों जगह एक ही रात में 6 दुकानों के ताले तोड़े और लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इनमें सब्जी मंडी की 5 और कृषि मंडी की 1 दुकान शामिल है। चोर लाखों की नकदी और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों में 2 नकाबपोश बदमाश कैद हो गए। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि चोर पेचकस और अन्य औजारों की मदद से अलमारियों और गल्लों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कृषि मंडी में सुबह जब व्यापारियों और मजदूरों ने दुकान के ताले टूटे हुए देखे तो पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं व्यापारी संघ में चोरी की वारदात के बाद से हड़कंप मच गया है। लगातार हो रही चोरियों से मंडी व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारी प्रशासन से मंडी में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल श्रीमाधोपुर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। भरतपुर में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके नगर निगम की ओर से कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। पूर्व में बंदरों को पकड़ने का अभियान भी चलाया गया था, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद बंद हो गया।
लोगों ने एक बार फिर बंदरों को पकड़ने के अभियान चलाने की मांग को लेकर नगर निगम को ज्ञापन भी सौंपा। बावजूद इसके कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया। शहर में बंदरों के झपट्टे से सामान ले जाने और किचन में घुसकर सामान उठाकर ले जाने की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। शहर में बढ़ रही बंदरों की संख्या के कारण लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। बंदरों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बंदर कभी बच्चे, बुजुर्ग तो कभी महिलाओं को अपना निशाना बना रहे हैं और बंदरों के डर से सड़कें सूनी पड़ी हैं। बच्चे छत पर नहीं खेल पा रहे हैं। भरतपुर में लाल मुंह वाले बंदरों की संख्या ज्यादा है, लेकिन कई बार काले मुंह वाले बंदर भी देखने को मिलते हैं। चिकित्सा विभाग के अनुसार पिछले 3 महीने में 50 लोगों को बंदर काटने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सीएमएचओ डॉक्टर गौरव कपूर ने बताया कि अगर बंदर काटे तो सबसे पहले उस घाव को चलते हुए पानी के नीचे रखकर अच्छे से धोएं। इसके बाद कार्बोलिक पाउडर या किसी भी साबुन से घाव को धोएं। घाव को धोने के बाद एंटी रेबीज वैक्सीन जरूर लगाएं। उन्होंने बताया कि रेबीज का कोई इलाज नहीं है। रेबीज होने के बाद इंसान को या जानवर उसकी मृत्यु होना निश्चित है, इसलिए इससे पहले से ही सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र है सर। विजेंद्र जी, बंदरों का आतंक है बहुत ज्यादा, सब पूछो मत ना। इतना आतंक है कि बच्चा खेल ना सके, हमें भी इनके पास में बैठना पड़े। और ये आप देख सकते हैं, ये पेड़ वगैरह हमने जो हरियाली करी है सब अन्य चूर चूर कर दिया। कपड़ों को भी ले जाते हैं, सब चीजें जो सब लोग कछु ही ना छोड़े। किचन फ्रिज है खोलने में, फ्रिज खोल के वहाँ में सब्जी वगैरह सब चीजें निकाल ले। ने का अगर आप नहीं बैठे ना तो चुप घुस जाएंगे और सब सामान है। प्रशासन को अवगत कराया समस्या से? काफी बार करा दियो, सब पार्षद जी ने तो कहिए और तो कहिए, पर मतलब कोई सुनवाई नहीं। बंदर तो बहुत हो चुके हैं, हमको चैन से निकल नहीं देते। अभी भी मैं यहाँ पे आई थी, बहुत सारे यहाँ पे बंदर इकट्ठे हो गए, मैं वापस लौट गई थी। काट भी खा जाते हैं, डर लगता है उन बंदरों से। तो आप खेलने वेलने नहीं जाते इनकी वजह से? ग्राउंडों में आ जाते हैं, पार्क में चले जाते हैं, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। ये कपड़े वपड़े सुखाते होंगे, उनको भी ले जाते हैं? हाँ, गंदे कर जाते हैं, फाड़ जाते हैं उनको वहीं पे छत पे ही। ऐसे बहुत ज्यादा है कि घर में भी घुस जाते हैं, फ्रीज तक खोल लेते हैं, सामान ले जाते हैं निकाल के। कपड़े सुखाते हैं तो उनको ले जाते हैं। कोई भी बर्तन दिख जाए तो उसको उठा के ले जाते हैं। मतलब कोई भी चीज नहीं रहती है उनसे, और खा भी जाते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, बहुत सारे बंदर हैं, बच्चों को खेलने नहीं देते हैं, बच्चों को खा भी जाते हैं। और जो हमने पेड़ लगा रखे हैं ना, इनको भी तोड़ मोड़ जाते हैं। और कई बार नगर निगम से कह भी चुके हैं, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं हो पाया अब तक। देखिए, जानवरों का आपको पता है कि बंदरों का थोड़ा आतंक है। और अब तो ये हो गया है कि हमारी जवाहर नगर कॉलोनी में देखा जाए तो बंदरों ने अपने अपने ठिकाने बांट लिए, छतों पे आके सो जाते हैं रात को। तो भगवान ना करे कभी किसी के साथ कोई दुर्घटना हो। भरतपुर शहर में बंदरों का आतंक है और यही वजह है कि देखिए यहाँ महिलाएं पापड़ सुखा रही हैं और पापड़ सुखाने के लिए वो लौठी लेकर के बैठी रहती हैं। वजह यह है कि अगर ये यहाँ नहीं बैठेंगी तो बंदर हैं इनके पापड़ को ले जाएंगे। कुछ महिला मेरे साथ मौजूद है, आइए बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रीना शर्मा। क्या कहेंगे, बंदरों का आतंक है कॉलोनी में? बहुत आतंक है, खा जाते हैं और पापड़ों को ले जाते हैं और घर में घुस जाते हैं, बच्चों को भी खा जाते हैं बंदर, कपड़ों को भी ले जाते हैं। बहुत परेशान करते हैं बंदर यहाँ पे। शिकायत की आपने नगर निगम से? कहीं नहीं करी हमने, तो कोई सुनाई भी नहीं देता है। आपका क्या नाम है? वैजंती। अच्छा, पापड़ सुखा रहे हैं? हाँ। तो दिन भर लौटी लेकर के बैठे रहते हैं? खड़े रहता है, चौक बंदर इधर उधर ते आमत है, वो बेरा के पड़ते हैं और भगाते हैं, तो फिर बच्चों पे बेरा मत है, बड़े पे बेरा मत है। खाते हुए होंगे, डर भी लगता होगा आपको? तो वो खाने के लिए तो बेरा ही है। परेशान है आप लोग? बहुत ज्यादा। और एक आध बंदर नहीं आते, टेना ही टेना आते, ग्रुप चलते हैं। हाँ। बिल्कुल, देखिए ये महिला थी, इनका कहना है कि कॉलोनी में बंदरों से ये परेशान है और जो भी अगर इनका सामान बाहर रह भी जाता है तो बंदर उसे ले जाते हैं। ये पापड़ सुखा रही थी और पूरे दिन भर डंडे का सहारा लेकर के इन्होंने पापड़ सुखाए हैं। हालांकि इनकी मांग यही है कि नगर निगम प्रशासन को इन बंदरों के आतंक से लोगों को मुक्ति दिलाई जाए। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। चूरू से बड़ी खबर आपको बता दें, डूंगर बालाजी धाम में मारपीट, पुजारी परिवार के बीच मारपीट हुई। घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। एक पक्ष ने हफ्ता वसूली का आरोप लगाया। झगड़े का वीडियो वायरल हुआ है। सदर थाना पुलिस मामले की जांच करेगी।
चूरू से खबर है, जहां सुजानगढ़ के निकटवर्ती सिद्धपीठ डूंगर बालाजी धाम में एक बार फिर से पुजारी परिवार के बीच मारपीट का एक मामला देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक मारपीट में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना के बाद से मौके पर सदर थाना पुलिस पहुंची और घटना की जानकारी दी। आरती करके भगवान के मैं कमरे में गया था पानी लाने, वापस आया तो इन लोगों ने रामदास, पुत्र दीपक और एक साथ शंकर था, तो इनके पास पता नहीं कोई हथियार था। तो मुझे देखते पहले बातचीत की थोड़ी बहुत ऐसे, फिर ये लोग रोज़ हफ्ता मांगते हैं, तो परेशान हो गया। तो मैंने हफ्ता देने से मना कर दिया। तो मना करते ही इन्होंने पता नहीं क्या कोई धारदार हथियार निकाला और मेरे पे वार किया। तो मैंने ऐसे किया, ऐसे करते ही फिर बीच में रामदास पड़ा, पढ़ते उसके उनके लड़के ने उसके यहाँ लगी उसके कान पे। इन्होंने लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।